प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पिछले कालांशों से नौका विहार को पढ़ रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत काला कांकड़ नरेश के यहाँ पर अतिथि बनकर जाते हैं तो रात्रि में गंगा में नौका विहार करते हैं। पिछले दो अंशों में हमने देखा कि किस तरह से वो गंगा की सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, आसपास के प्राकृतिक वातावरण का चित्र खींच रहे हैं। अब वो वापस लौट रहे हैं, बीच धारा से वापस लौट रहे हैं, तो उसका वर्णन करते हुए वो दार्शनिक वृत्ति में आ जाते हैं और कैसे कहते हैं कि उसके अंदर हमारा जीवन का रहस्य कैसे छिपा हुआ है। वो कहते हैं कि डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन इस पार, बिखराते जल में तारे हार, चांदी के सांपों सिरल मल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सो सो षड़ी शशि सो सोड़ू जल मिल, फैले फूले जल में फेनिल। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बड़े घाट को सहोसा जो जो लगती है नाव पार। तो जब नाव को वापस उन्होंने घुमा दिया तो क्या दर्शन होता है कि नौका विहार करते समय जब घाट की ओर बढ़ रही है नाव और पंत, उस घर्षण से जो उत्पन्न बुलबुले हो रहे हैं उसका सौंदर्य चित्र कर रहा है कि जब हमारी नाव डांडों के चंचल हाथ पांव को खोलकर चलने लगी तो नदी की विपरीत धारा में चलने के कारण पानी और नाव में संघर्ष होने लगा। डांडों के चल करतल पसार, तो उसके अंदर से मुक्ता फल जैसे झाग निकल रहे थे, बुदबुदे निकल रहे थे, और वो जब जल में फैल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जल में कोई तारों का हार हो गया हो। तो हार के समान चमकीले तारों से लगने लगे, बिखर बिखर करके कोई माला बिखर गई हो और उसके मोती चारों तरफ बिखर रहे हों, उस हार के समान वह धारा लगने लगी। इसी प्रकार नाव के जो पीछे पीछे जो बुदबुदे बन रहे थे तो उनकी मालाएं भी कैसी थी कि जैसे रश्मियां ऐसे नाचने लगी मानो चांदी के सांप बनाकर पानी में छोड़ दिए गए हों और वे तरल रेखाएं खींचते हुए भाग रहे हों। चांदी के सांपों से रलमल नाचती रश्मियां जल में चली, यानी नाव आगे बढ़ रही है तो पीछे पीछे जो चांदनी रात है उसकी जो रोशनी है उसके अंदर वो जो निकल रहे हैं बुदबुदे और झाग निकल रहे हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे रेखाओं से सुंदर तरल रेखा खींच दी गई हो। आगे लहरों की लतिकाओं में खिल, फिर उन्हें नाव की टक्कर से उठने वाली जो लहरों की लताओं का रूप दे रहे हुए कवि कह रहा है कि लहरों रूपी लतिकाओं में खिलकर सौ सौ चंद्रमा सौ सौ तारे ऐसे झिलमिला रहे जैसे पानी में चारों तरफ बुदबुदे फुले हुए हों। तो लहरों की लतिकाएं, जब लहरें उठ रही है तो उसके एक ही चंद्रमा हजार सौ चंद्रमा दिख रहा है, सितारे भी इतने ही दिख रहे हैं, तो सौ सौ शशि सौ सौ उड़ू यानी सितारे झिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं और फैले फूले जल में फेनिल, और इस तरह से वो जल में जाग ही जाग फैल रहा है। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, और धीरे धीरे अब पानी छिछले पानी की तरफ बढ़ने लगा, यानी किनारे की तरफ पानी की गहराई थोड़ी कम हो जाती है, उससे उसका था लेते हुए आगे बढ़ने लगी। और हम बड़े घाट को सोसा, और इस तरह से हम उत्साहपूर्वक घाट की तरफ बढ़ने लगे। तो जैसे जैसे नाव घाट के पार लगती जाती पानी कम होता जाता और हमारे हृदय में भी सैकड़ों विचार प्रकाशमान होने लगते। तो इस पद में आपने क्या देखा? इस पद में देख रहे हैं कि पानी में जो उठने वाले बुलबुले हैं, चंद्रमा है, ताराएं हैं, उनकी झिलमिलाती छवि का वर्णन कवि ने बड़ी बिंबात्मक दृष्टि से किया है और अपनी कल्पना से उसका बिंब बना दिया है जो हमारे मन में समा जाता है। नाव के घाट की ओर बढ़ने की जो स्वाभाविक गति है उसका चित्रण भी बड़ा प्रभावशाली है। उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों और तत्सम कोमल पदावली से जो भाषा है वो चित्रात्मक हो गई है, बिंबात्मक हो गई है, और ऐसी लगती है कि जैसे कोई स्वाभाविक रूप से हमारे सामने कोई दृश्य विधान घटित हो रहा है। और अब जो कवि कहता है अंतिम पंक्तियों में, और वो बड़ा भावुक हो जाता है। इस नौका विहार के बाद वह अपने जीवन को उस अंतश्चेतनावादी दृष्टि में ले जाता है जहाँ सोचता है कि शायद हमारा जीवन भी इस नौका की तरह ही है। कवि भावुक होकर कहता है कि इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम,
शाश्वत नव का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। तो है जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवनों का विहार, शाश्वत जीवनों का विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान, करता मुझको अमृत दान। इस धारा शाही जग का क्रम। कवि यहाँ पर नौका विहार करके लौट रहा है और मन में दार्शनिक जो विचार उसके मन में उठ रहे हैं उसका वर्णन यहाँ पर एक वो कहता है कि यह जगत जीवन का क्रम है और जो निरंतर चल रहा है। जैसे ये धाराएं हैं वैसे ही इस धारा के समान ही जगत का क्रम है कि जैसे जैसे नाव मार पार लग रही है वैसे वैसे मेरे विचार मेरे मन में उठ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इस धारा के समान ही समस्त जगत का क्रम है। जिस प्रकार नदी की धारा का उद्गम होता है, फिर वह स्थायी गति करती हुई सागर की तरफ बढ़ने लगती है और अंत में उस धारा संगम सागर में हो जाता है और इस तरह से पानी पानी ने मिलकर एकात्म हो जाता है। तो इस धारा सा ही जगत का क्रम शाश्वत है और इस जीवन का उद्गम भी ऐसा ही है। फिर वापस बादल उठते हैं, फिर वापस धारा बनती है, फिर वापस समुद्र की ओर जाती है। ये शाश्वत जो गति है हमेशा विद्यमान रहती है, संसार चलता रहता है और ये शाश्वत संगम भी होता जाता रहता है, यानी ये कभी मिटने वाले नहीं हैं। और फिर इस तरह पानी भी एकात्म होता है और जगत भी है। इस जगत में पहले जीव का उद्गम होता है, फिर मंथर मंथर गति से वह जीवन यात्रा को पूर्ण करता है और अंत में स्थायी रूप से ब्रह्म को प्राप्त कर उसका संगम हो जाता है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। ठीक उसी प्रकार से शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजतहास। ये नीला आसमान हमेशा शाश्वत रहने वाला है। चंद्रमा का जो वह रजत नुमा हास है, सौंदर्य है, उसकी हंसी है, वह भी हमेशा रहने वाली है। और शाश्वत लघु लहरों का विलास, और ये छोटी छोटी जो लहरें हैं जो विलास करते हुए हमेशा रहेगी, ये हमेशा कभी नष्ट वाले होने नहीं वाली है। और हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। लेकिन जो मनुष्य का जीवन है वह तो जन्म और मरण के आर पार दो छोरों की तरह है। इस छोर से जन्म लेता है और उधर जाते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। और एक तरह से यह जो नौका विहार की तरह वह संसार में फिर बार बार आता है, फिर वापस विलुप्त होता है। ये मनुष्य का क्रम है, जीवन क्रम है कि वह संसार में मरणशील है, वह कभी उम्र भर तक जीवित नहीं रहेगा, एक निश्चित समय के बाद उसे जाना होगा। तो हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। कवि यहाँ कहता है कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। वस्तुतः मनुष्य को यह भान नहीं रहता है कि वह मरणशील है। कवि यहाँ पर वही बात कर रहा है कि प्रकृति में बार बार संदेश देती है कि हे मनुष्य, तुम हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि एक समय के बाद तुम्हें जाना है। तो कवि यहाँ महसूस करता है कि शायद मैं भी अपने अस्तित्व का ज्ञान भूल गया, जीवन का उस शाश्वत प्रमाण को भूल गया। लेकिन मुझे इस ज्ञान गंगा, मुझे जो मेरी आत्मा को महसूस हो रहा है इस नौका विहार के बाद कि मैं अमृत को प्राप्त हो रहा हूँ और ये मेरा नौका विहार सार्थक सिद्ध हुआ। यानी कहने का आशय क्या है कि ये जो कविता का जो सारांश इस पद में है कि इस धारा के समान यह जगत का जो उद्भव है, विकास है और परम सत्ता में समागम होता है, ये शाश्वत रहने वाला है, ये कभी विलुप्त नहीं होगा। आकाश भी शाश्वत है, चंद्रमा भी शाश्वत है, लहरें भी शाश्वत है। अस्तित्व ज्ञान का उपदेश देकर कवि ने आत्मा की अमरता में विश्वास जगाया। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी नश्वर है, वह फिर जन्म लेगी, फिर संसार में विचरण करेगी, कभी मोक्ष को प्राप्त होगी, लेकिन वह नष्ट नहीं हो सकती। तो इसी तरह से इसी जगत में प्रकृति के दूसरे जो उपादान है, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी उसी तरह से है। यह पूरा पद दार्शनिक रहस्यवाद से प्रभावित है। उपमा और रूपक अलंकार के साथ साथ दार्शनिक शब्दावली के समावेश से छंद में जो स्वाभाविक सत्य और उपदेशात्मकता आ गई है। अरविंद दर्शन से प्रभावित रहे हैं सुमित्रानंदन पंत और उसका प्रभाव इस पद में दिखाई दे रहा है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है ही, तो एक तरह से इन दोनों पदों को, यानी पूरी कविता नौका विहार जो आपको संदेश देती है कि मनुष्य का जीवन भी ये संसार में दो छोरों की तरह है। नौका विहार की तरह वह जीवन यात्रा करता है और अंत में वापस लौट आता है, यानी आत्मा जिस अंश से निकलती है उसी तरफ वापस पहुंच जाती है, संगम हो जाता है।
धारा का जो जल है वह भी अपने गंतव्य की ओर जाता है और वह भी चला जाता है, लेकिन यह क्रम हमेशा विद्यमान रहता है। धाराएं हमेशा जीवित रहती है, जल अवश्य विलीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की आत्मा हमेशा जीवित रहती है, हमेशा विद्यमान रहती है, उसका शरीर चाहे रूप बदलता रहे। तो इस कविता का यही दार्शनिक संदेश है। अगले जो उनकी कविताएं हैं पंत की, वो हम अगले कालांश में देखेंगे।